मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सभी लोग सहमत हैं। जो लोग नाराज हो आज भी जो बड़े काम है वो समाजवादियों के दिखाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, जिनमें पहला चरण 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण जो है वो 7 मई को, चौथा 13 मई को और उसके बाद 20 मई, 25 मई और 1 जून, ये 7 चरण होंगे। शुरुआत अगर की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये जो पूरा कारवा है उसकी शुरुआत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो पहला चरण है उसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे पूरब की तरफ यानी कि गोरखपुर की तरफ ये पूरा जो कारवा है वो बढ़ता चला जाएगा। ये जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जो जिस तरह से कहा जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तारीखें सामने आ गई हैं और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अभी भी कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। क्योंकि अब 19 अप्रैल अगर देखा जाए तो पहला जो वोटिंग का दिन है वो रखा गया है। ऐसे में कितना वक्त बाकी है, प्रत्याशियों के पास कितना तैयारी करने का वक्त मिलेगा और ये जो 7 चरणों में चुनाव हो रहा है इसको लेकर विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है और हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। हमारे साथ नवेश शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार है। नवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनीष जी आप ही से जानना चाहूंगा कि ये देखिए 7 चरणों में चुनाव होगा, इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े करती रही हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, किस तरह से आप देखते हैं ये पूरा और कितना वक्त है चुनावी जो तैयारी के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो चुनाव के लिए जा रहा है। 7 चरणों का चुनाव पहले भी होता रहा है। हाँ, ये खास बात है कि यूपी हर चरण में चुनाव के लिए जा रहा है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी तक अखिलेश यादव जी की सीट का डिक्लेरेशन नहीं है। रायबरेली अमेठी पे अभी भी कैंडिडेट नहीं है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि 2014 में जब भाजपा चुनाव लड़ने आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी की सीट से चुनाव लड़े थे, जबकि यूपी में उस समय भाजपा की सिर्फ 10 सीटें थी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यूपी के रास्ते ही उन्हें देश में जाना है, इसलिए उन्होंने गुजरात छोड़ के यहाँ चुनाव लड़ा, रिस्क लिया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ अग्रसर होकर ले गए। जबकि विपक्ष के नेता आज भी अपने लिए सेफ सीट, कौन सी सीट होगी वो सीट भी नहीं ढूंढ पाए हैं और आज चुनावी शंखनाद हो गया है। तो अब ये लोग पब्लिक को ये कैसे मैसेज पहुंचाएंगे कि हम कैसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या हमारी नीतियां हैं? अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित नहीं हुआ है। यूपी में टीएमसी को सीट दी गई है, बंगाल में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है दिल्ली में मिलकर लड़ रही है और पंजाब में अलग अलग लड़ रही है। तो ये कैसे जनता को समझा पाएंगे कि कहां हम साथ हैं, कहां हम अलग हैं? मुझे लगता है अब ये टास्क इनके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। ठीक, मैं आता हूं अगले राउंड में आपके पास। नवेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। चूंकि चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और अभी भी कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी तैयारी कहा जाए अधूरी है क्योंकि नामों की घोषणा नहीं हो पाई है, किस तरह से देखते हैं आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और जाहिर सी बात है कि जब बहुत तेजी से प्रचार प्रसार, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव लोकसभा होता है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तैयारी कुछ कमजोर नजर आ रही है। इस बात को ये बात दिखाई दे रही है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है कि अब टिकट फाइनल ना हो और रोका जाए, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चंद सीटें ऐसी बची हैं, कुछ विवाद हो सकता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसमें थोड़ा विलंब हुआ है और मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी खासी सीटें फाइनल कर देगी, जो बची कुची हैं वो भी कर देगी। लेकिन कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा कि 17 सीटों पर कांग्रेस के पास कैंडिडेट हैं क्या नहीं है, क्या बात ऐसी है जिसमें एक भी कैंडिडेट अगर फाइनल नहीं हो पा रहा है तो एक राष्ट्रीय दल है जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है
जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भागीदारी उसको समाजवादी पार्टी ने दे दी है, जबकि काफी विवाद शुरू में रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं और बहुत कम समय बचा, इसमें सीटों कैंडिडेट भी फाइनल करना, तैयारियां भी करना, रणनीति तैयार करना, कैंपेनिंग करना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब जाग जाना चाहिए सारे विपक्षी दलों को। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की बात भी कर रहा हूं कि जो उनके यहां विवाद है, जो जिन सीटों पर मैच फंसा हुआ है, उसको फाइनल कर देना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जिसकी सीटें फाइनल होने का कोई माहौल भी नहीं बन रहा है, कोई बैठकें नहीं हो रही है, कोई कयास नहीं आ रहे हैं, कोई मीटिंगें नहीं आ रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो ये बड़ा अजीबोगरीब और बहुत फीका और ठंडा माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि विपक्ष की तैयारी में खासतौर से कांग्रेस जिस तरह से बिल्कुल सन्नाटे में और बिल्कुल बिना चर्चा के इतना बड़ा दल जो है वो एक सीट भी अभी तक फाइनल नहीं कर चुका है, जबकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। चलिए संदीप, बताइए इतना सन्नाटा क्यों है कांग्रेस की? अगर बात की जाए, देखिए अभी कहा यह जा रहा है कि नामो निशान नजर नहीं आ रहा है प्रत्याशियों का। क्या वजह है? क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से घोषणा नहीं हो पा रही है? और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, 29 अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई है। तो इसके पीछे क्या वजह है और चुनावी तैयारियां किस तरह से जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, सबसे पहले तो आपने ये एकदम सही कहा कि कांग्रेस को देखिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जब हमें बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो हमको बड़े हथियार भी रखने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 17 सीटों को लेकर वो प्रत्याशियों की बात कर रही है। आप देखिए कानपुर के अजय कपूर को देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, उन्होंने जाके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहे जाते थे और ये चर्चा लगातार चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने भी पासा पलट दिया। तो देखिए यहां पर जो गलती है वो इन पार्टियों की खुद की है कि इन पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय नहीं कर पा रहा है कि हमको किस रणनीति को लेकर आगे चल रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी देखिए एक ये कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी पॉलिटिक्स कर रही है, कहां पर किसको उतारना है। देखिए राजनीति मुझे लगता है शांतनु वही है जो हम और आप ना देख पाए, क्योंकि बड़े बड़े देखिए एक से एक राजनीतिक बैठते हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहले तो वो ये कर रहे हैं कि किस पार्टी के किस प्रभावी लोगों को हमको तोड़ना है। कानपुर के देखिए कई बार विधायक रहे हैं, बड़े नामी रहे हैं, अजय कपूर सबसे पहले उन्होंने उनको तोड़ने का काम किया। बसपा की बात करें, सपा की बात करें, तमाम नेताओं को अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक जो अखिलेश यादव के साथ बैठ के खाना खाते थे, अरे किसको यकीन था जो एक दिन पहले अखिलेश यादव के यहां बैठे हो और अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके यहां शादी विवाह में जा रहे हो। जब से वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए, तो ये वजह क्या नजर आती है आपको संदीप? क्या ये जो तमाम नेता हैं क्या वो अपने दलों से नाराज हैं, या आपको ये लगता है कि प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है इनके ऊपर, ताकि ये जो तमाम नेता हैं वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं? क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए शांतनु, मुझे लगता है कि सबसे पहले जैसा हमारा जो देखिए एक देश है, ये एक संस्कृति का देश है, सनातन का है, सभी लोग हर धर्म को मानते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात करी जाए, विपक्ष ने जिस तरीके से सनातन संस्कृति पर हमला किया और खुद ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी माता को लेकर काफी बयानबाजी करी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए ना जाना, समाजवादी पार्टी के नेताओं में लेकर देखिए इसको भी रोष था। लेकिन देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं कि सत्ताधारी पार्टी में कौन नहीं जाना चाहता है, और सभी को पता है कि देखिए हमारा जो जहाज चला रहा है, देखिए ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है ना, जिस तरह की ये जो नीतियों की बात अगर की जाए संदीप, ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है ये कि राम मंदिर सनातन का अपमान किया और इस वजह से हम दल छोड़कर वापस आ गए बीजेपी में। लेकिन असलियत क्या है? किसी को एमएलसी ऑफर की गई है, किसी को कुछ ऑफर किया गया है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से। चलिए वापस आता हूं मैं, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, धरातल पर किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और आज चुनावों की घोषणा भी कर दी गई है, और पब्लिक का किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है अगर देखा जाए तो चुनावों की घोषणा के बाद? देखिए चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अब
चुनाव होने हैं और प्रयागराज में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। तो उसको लेकर काफी यहाँ पर जो वोटर हैं उत्सुक है। जो नए वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे उसमें लेकर काफी खासा उत्सव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है, इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर। इलाहाबाद संसदीय सीट की अगर बात किया जाए तो रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। अभी तक उस सीट पर भी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अगर फूलपुर की भी बात करते हैं तो फूलपुर में भी यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद मौजूदा समय में है, लेकिन अभी भी सीटों का ऐलान नहीं किया गया। पड़ोसी जो जनपद है कौशाम्बी में भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया और इसके साथ ही जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो इस तरह अभी चुनाव के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे तब एक तरह का माहौल बनेगा और फिर लोगों के बीच जाएंगे और फिर तब यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो फिर आगे देखने को मिलेगा। जी चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जाए कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं ये आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी जो कहा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको करना है। और मनीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए एक जिम्मेदारी लेकर आगे आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और कहा जाए कि एक लीडर की तरह से अपनी पार्टी को लीड करते हुए उन्होंने 2014 में अपनी पार्टी को जीत दिलाई, 2019 में पार्टी को जीत दिलाई। इशारा किस तरफ है आपको अगर देखा जाए? अखिलेश यादव का अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है, इस वजह से आप ये कह रहे हैं अखिलेश यादव अपनी पार्टी को लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, आपका यही कहना है कि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश अभी तक उनका ये कहा जाए कि अमेठी से नहीं रायबरेली से उनका नाम घोषित हुआ है? इशारा इसी तरफ है क्या मनीष जी? देखिए, बड़े लीडर्स की सीट पे संशय नहीं होना चाहिए। सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़े थे, वहीं से लड़ेंगे। लेकिन अगर शीर्ष नेताओं की सीट अपनी खुद ही नहीं है तो उनके कैडर को कैसे पता चलेगा? दूसरे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इस बार का जो चुनाव है, पहले लोग कहते थे कि भाजपा चुनाव हिंदुत्व पे लड़ती है, बाकी लोग MY फैक्टर पे लड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार चुनाव का नैरेटिव जो है वो मोदित्व होगा। इस बार मोदित्व वर्सेस ऑल है, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, रीजनल पार्टी हो, डायरेक्ट वो माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाता है, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता। तो इस बार का जो चुनाव है वो रेफरेंडम टुवर्ड्स मोदी है और भाजपा मोदित्व पे लड़ रही है क्योंकि हिंदुत्व के उनके मुद्दे पूरे हो गए हैं और मोदित्व की अभी कोई भी कार्ड किसी भी विपक्ष के पास अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं, पब्लिक को संबोधित करते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं, योजनाओं को ले जाते हैं, जो उनका कमिटमेंट है देश के प्रति, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अभी कोई भी उसकी तैयारी में उनके सामने कहीं भी खड़ा नजर नहीं आता। सबको मालूम है कि 10 साल से वो वहां सीट पे जीत रहे। विपक्ष आज भी वहां एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाया है। समाजवादी पार्टी ने उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो सीट कांग्रेस को दे दी है। रायबरेली अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था आजादी के जमाने से, आज उन्हें वहां कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। उनका लोकल कैडर कैसे डेवलप होगा? इसी तरीके से और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं यूपी से बाहर की हैं, उनको भी इस बार मोदित्व के अगेंस्ट खड़े होना है और मोदित्व के अगेंस्ट खड़े होने जैसी अभी कोई लहर मुझे किसी भी पार्टी की नहीं दिखती है। ठीक है, आलोक सेमवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक का रुख करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही हैं उत्तराखंड में, देहरादून में। आलोक, बताइए कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और प्रशासन किस तरह से तैयारियां कर रहा है, क्योंकि पहले चरण में ही अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है वहां पर मतदान होता है ज्यादातर, लेकिन इस बार क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आलोक? देखिए, उत्तराखंड में लगभग हर बार ही पहले चरण में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और इस बार भी पहले चरण में ही जहां 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, वहीं उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर पहले चरण में ही लोकसभा सीट जो है लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा। अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग की यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई है जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 83,71,207 ऐसे वोटर उत्तराखंड में हैं जो कि इस लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। वहीं लगभग 65,177 वोटर ऐसे हैं जो कि 85 वर्ष से ऊपर हैं, 85 प्लस हैं। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि यदि ये वोटर जो है असमर्थ है पोलिंग बूथ तक जाने के लिए, वोट डालने नहीं जा सकते हैं, तो इनको घर में जाकर इनसे वोट लिया जाएगा। साथ ही साथ 14,05,270 वोटर ऐसे हैं जो कि नए जुड़े हैं निर्वाचन की लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट टाइम वोटर होंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर
किसको ये प्रधानमंत्री के चुनाव में किसका चयन करते हैं और किसको ये प्रधानमंत्री देश का आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा ये भी हुआ है कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो 65% था। इस बार निर्वाचन आयोग ने जो लक्ष्य रखा है वो 75% का रखा है और निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो जाएं और पोलिंग बूथ में किसी ना किसी को अपना वोट जरूर डालें। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हर वोटिंग बूथ पे लगभग 40 से 42 हजार कर्मी जो है सभी वोटिंग बिल्कुल आलोक, देखिए लगातार कोशिश की जाती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और उसको लेकर चुनाव आयोग हर बार तरह तरह के जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करता है। इस बार भी कहा गया है कि 85 प्लस वाले जो है उनको घर जाकर वोट करने की सुविधा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रदान की जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है आलोक, पहले चरण में ही उत्तराखंड में मतदान होना है लेकिन 2 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कैसे तैयारी होगी और इसको लेकर क्या राजनीतिक गलियारों में हलचल सुनाई दे रही है और क्या कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि बीजेपी जो है उसने अपनी 5 सीटों पर अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। 5 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी जो है वो घोषित है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है और 2 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक उसको घोषित नहीं किया गया है और ये इसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है क्योंकि अब डेट भी आ गई है इलेक्शन कमीशन की और पहले चरण में उत्तराखंड में वोटिंग जो है वो संपन्न हो भी जाएगी। लेकिन यदि जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रसार उस हिसाब से नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज ही कांग्रेस से जो 2 वरिष्ठ नेता थे उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है प्रत्याशियों को भी ले जा रही है, कार्यकर्ताओं को भी वो लेके चली गई है। तो कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो एक बार को जरूर कह रही है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है और लोकसभा चुनाव में जो उनके प्रत्याशी हैं वो काफी मजबूत है और ये देखने वाली बात है कि जनता उन्हीं को चुनती है या नहीं चुनती है। लेकिन जैसा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल है और सब सवाल जो उठ रहे हैं उनका साफ तौर पर यही मतलब बनता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी शांत, प्रत्याशी बहुत मजबूत है लेकिन नाम सामने कब आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नवेद जी, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, पिछली बार कहा यह गया कि 67% तक वोटिंग हुई थी। इस बार आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? टारगेट रखा गया है 75% का, क्या इस बार पार कर पाएगा और लोगों को इलेक्शन कमीशन जो है वो बाहर निकालने में कामयाब रहेगा? वोटिंग फीसदी आपको लगता है बढ़ेगा? 400 सीटों का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, एनडीए की तरफ से रखा गया है। आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो सीटों में भी इजाफा होगा? देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार। अगर आप आंकड़े देखिए तो चुनाव आयोग की जो भी कोशिश होती है उसमें कामयाबी मिल रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, जन जन तक जो है चुनाव का माहौल बनता है, लोगों में जागरूकता पैदा होती है, खासतौर से युवाओं में दिलचस्पी बढ़ रही है। वोटिंग पैटर्न जो है लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो सारी बातें रखी गई उसमें एक पारदर्शिता की बात थी। उसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी, राजनीतिज्ञों के प्रत्याशियों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। फेक न्यूज पे रोक लगाने की बात की गई, किसी तरह की अफवाहबाजी पे रोक लगाने की कोशिश की और जिस तरह से आपने कहा कि बुजुर्गों को वोट देने का जिस तरीके से सुविधा मिलेगी, इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं जो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से ऐलान हुआ है उस तरीके से वो सारी चीजें अगर जमीन पर उतरती हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आपका इतना बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपकी तरफ से, इस चैनल की तरफ से भी बार बार वोटर्स से यह कहना चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे, जिसे लगे कि जो विकास की राह देश को आगे बढ़ाएगा, उसको वोट जरूर दीजिए। क्योंकि वोट देना इस महापर्व में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है और यह किसी राजनीतिक दल की या किसी नेता की ताकत नहीं है। यह चुनाव जो होता है यह जनता की ताकत होती है, जनता का हथियार होता है। जनता तय करती है कि किसको सत्ता दी जाए, किसको
सत्ता ना दी जाए, तो हम सब भी ये कोशिश करें, आम जनता, हमारी जैसी आम जनता भी ये कोशिश करे कि कहीं कोई ऐसा वोटर ना हो जो वोट नहीं डाले या जिसके अंदर जिज्ञासा ना हो, जिसके अंदर जागरूकता ना हो। इस जागरूकता के लिए कोई जरूरी नहीं कि सरकार ही करे, हम आप भी करें। बिल्कुल, आपने कहा कि देखिए जनता का हथियार है नावेद जी। मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन मनीष जी का लूंगा, उसके बाद मैं अपने सहयोगी संदीप के पास जाऊंगा। मनीष जी, हथियार जो है वो मुद्दों की अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव में, मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए लगातार कहा जाए कि जो जातीय जनगणना है उसका मुद्दा उठाया गया, लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया, ओपीएस का मुद्दा उठाया गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में हमने देखा उसमें बहुत ज्यादा विपक्ष को फायदा नहीं मिला। ये लगातार राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, दलितों का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, पेपर लीक का, ये तमाम मुद्दे जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में प्रभावी होंगे? शांतनु जी, जो मुद्दे आप उठाते हैं पहले आपको उनको मॉरली सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में जनगणना करा सकती है? नहीं करा पा रही, तो फिर आप उस मुद्दे को जनता के बीच में क्यों लेके जाते हैं? आपने देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव लड़ने आए तो गुजरात मॉडल का पूरे देश में जिक्र होता था। उनके पास वो मॉडल था, उन्होंने उसको सेलेबल करा पब्लिक को। क्या ये कर सकते हैं कि कर्नाटका और हिमाचल में ये जातीय जनगणना करा के उसका रिजल्ट पब्लिश करें और पब्लिक को ये बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जातीय जनगणना जो है वो एक राष्ट्रीय विषय है, वो प्रदेश का विषय नहीं है। इन्होंने बिहार में वो एक्सपेरिमेंट कराने की सोची और उसके एवज में इन्हें अपने गठबंधन को त्यागना पड़ा। नीतीश कुमार जी अलग हो गए, रास्ते बदल गए, अब उस जातीय जनगणना का कोई रेफरेंस नहीं आता। इसलिए आपको हमेशा वो मुद्दे जनता के पास लेके जाने चाहिए जिसमें आप अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर चुके हो। करप्शन का मुद्दा ये लोग लेके जाते हैं, कोई भी मुद्दा प्रूव नहीं कर पाते। और उसके विपरीत क्या होता है कि ये लोग हर जगह बेल पे है। राहुल गांधी जी बेल पे हैं, सोनिया गांधी जी बेल पे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी बेल ली है। जो ये सहयोगी हैं ये सब बेल पे जा रहे हैं, तो ये करप्शन का मुद्दा कैसे लेके जाएंगे? इस बार जो चुनाव होगा वो मुख्यतः डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा, जो कि बीजेपी बहुत अच्छे से लेके चल रही है। थोड़ा सा आप जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे थे उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आज मैं भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। 1,80,00,000 या 85 लाख लगभग ऐसे वोटर हैं जो 18 वर्ष की आयु के हैं जो इस बार जुड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का, क्योंकि जो आजकल का युवा जो है जो वोटिंग के लिए अब एलिजिबल हो रहा है वो जागरूक बहुत है, तो वो खुद भी वोट देने जाता है और अपने सहयोगियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों यारों को भी प्रेरित करता है वोट डालने के लिए। तो सरकार का ये अच्छा कदम है कि सरकार उनको भी जोड़ रही है। 1 अप्रैल तक जो हो रहे हैं, सरकार ने कहा है कि इस साल जो 18 साल के हो रहे हैं हम उनको भी वोटिंग अधिकार दे रहे हैं कि वो आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है युवाओं को जोड़ने की। और जो इलेक्शन का मुद्दा है वो मुझे बार बार ये लगता है कि डेवलपमेंट का ही मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से आपने जिक्र किया 18 साल जो कि पहली बार जो वोट करने वाले हैं उस पर खासकर नजर जो है वो सरकार की रहती है और उसको किस तरह से उनको इनकरेज किया जाए इस पर भी लगातार काम किया जाता है। लेकिन संदीप, आप देखिए जमीन पर आप हकीकत जो है वो जानते रहते हैं लगातार, क्या मुद्दा पब्लिक के बीच आपको नजर आ रहा है? और आपने कई लोगों से आज बातचीत भी की है, उनका क्या कहना है और क्या मुद्दा नजर आ रहा है? महंगाई, बेरोजगारी या फिर जातीय जनगणना, जिस तरह से कहा जाए कि ये तमाम जो मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरह उठाए जा रहे हैं, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक नया तरीका है अवैध वसूली का, ये बहुत बड़ा तरीका है अवैध वसूली का। ये जो तमाम बातें अब कही जा रही हैं पब्लिक के बीच, इनका कितना असर दिखाई दे रहा है संदीप? देखिए शांतनु, कहा जाता है कि जब हम अच्छाई ज्यादा करते हैं तो उसमें बुराइयां जो होती हैं वो बहुत हमको कम दिखाई देती हैं, और उसी के साथ साथ जो हम बोते हैं देखिए वही काटते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए, धारा 370 की बात करी जाए, ट्रिपल तलाक की बात करी जाए, राम मंदिर की बात करी जाए, सीएए की बात करी जाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने देखिए मुद्दे सामने रखे थे, जो भी उन्होंने संकल्प पत्र में शामिल किए थे, वो उनको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे मुद्दों को वो लेकर नहीं आए थे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर अगर आते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि इसको जो है इन्होंने एक फंड जुटाने के लिए इस तरीके का काम किया था कि आप लोग चंदा दीजिए और हम आप लोगों को पैसा आगे देंगे। अजय राय ने भी कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको इन्होंने फंडिंग के लिए बनाया था। लेकिन देखिए जनता जो है वो इन बातों को सुन नहीं रही है। मैं जब लोगों के बीच में देखिए जाता हूं तो लोग कहते हैं
हालांकि वो अति उत्साहित हो जाते हैं। उनका कहना ये होता है कि पेट्रोल जो है वो 200 पार हो जाएगा तब भी वोट हम मोदी को देंगे। हालांकि जब मैं उनसे कहता हूं कि इतना पैसा आप कहां से लाएंगे, तो देखिए ये एक बार 2017 का भी अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो मोदी लहर चल रही थी, और इस बार भी देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो इस बार भी सर चढ़कर बोले। आप इसका अंदाजा लगाइए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा है क्या संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, अभी आपने देखा कि किस तरीके से सिलेंडर पर 100 रुपए कम किए गए, किस तरीके से अभी जो है पेट्रोल पर 2 रुपए कम किए। हालांकि देखिए 2 रुपए का जो फायदा है वो मोटरसाइकिल वालों को नहीं मिलेगा। 5 बेरोजगारी का मुद्दा जो है बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल। देखिए इतनी सारी वैकेंसीज आई और उनके बाद पेपर लीक हो गया और भर्तियों को निरस्त किया गया, लेकिन कहा यह गया कि देखिए ये जो परीक्षा है दोबारा करवाई जाएगी। आज सुबह ही ये खबर जो है मैं पढ़ रहा था, जिस तरह से लोक सेवा आयोग के द्वारा 4 भर्तियों की जो परीक्षा होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अब आचार संहिता लागू है तो लोकसभा चुनाव के बाद ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। देखिए बिल्कुल, तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? आप देखिए बिल्कुल शांतनु, अगर हम पहले की देखिए बात देखते हैं तो भर्तियों के जो पेपर होते थे वो लीक पहले भी होते थे, लेकिन आपने देखा अभी पेपर पुलिस की जो भर्ती का लीक हुआ, तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाई करी, तुरंत उसको रद्द कराया। अभी आरओ को लेकर देखिए किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी करी। और देखिए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 9 महीने में अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इन्होंने लगभग 90 से 100 नौकरियां जो है वो 9 महीने के अंदर दी, जिसमें लगभग 39 जिलाधिकारी हैं, लगभग 41 जो है पुलिस उपाधीक्षक हैं, कोषाधिकारी हैं, लेखा अधिकारी हैं। तो देखिए गलती हो रही है, जहां पर गलती होती है उसका संज्ञान जो है वो सरकार लेने का काम करती है। और इन्हीं बातों से देखिए विचलित जो है वो विपक्ष है। आखिर एक क्यों नहीं हो पा रहा? आप देखिए विपक्ष जब गठबंधन इकट्ठा हुआ था तो बाहर जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये लोग टक्कर दे देंगे, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे चुनाव आया जयंत चौधरी किनारे हो गए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये जो हमने इनसे गठबंधन किया था वो हमने विधानसभा सीटों पर किया था। ममता बनर्जी अलग नजर आई हैं। पंजाब के देखिए भगवंत मान जो है वो अलग नजर आए। क्यों? क्योंकि देखिए मोदी की जो लोकप्रियता है उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके के देखिए उन्होंने काम किए हैं। नहीं, भरोसा है। देखिए संदीप, क्या है ना, भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच नहीं बन पा रहा है। नावेश शुक्र साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भरोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो उन पर भरोसा करती है। विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए, आखिर भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा है? आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए बेरोजगारी का अगर बात की जाए तो मुद्दा तो है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरह से जो तमाम विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं वो हमने देखा है कि किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह भी भरोसा है कि यही लोग जो है वो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये हमारी जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। ये एक भरोसा उनके अंदर ये भी नजर आता है अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो। नवेद जी, देखिए भरोसा है, इस बात की दलील है कि पिछले लगातार कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, हम उसके आधार पे कह सकते हैं। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारी बातें चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ, एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था, वो हमारे और आपके लिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, किस तरह की कोई हेडलाइन बताइएगा कि उनकी हवा चल रही है, उनकी सुनामी चल रही है। वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। हाँ, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मैं वो उस तरह की हवा में बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, तो हम लोग जो समीक्षा करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसकी चर्चा करते हैं। मैं 2 बिंदु रखना चाहूंगा, इस बात में कोई शक नहीं। मैं लगातार कहता हूं पूरे चुनावी बेला में हम लोग बोलते रहेंगे, अपनी राय रखते रहेंगे। जो जनता में दिखाई देगा, जो विपक्षी दलों में और सत्ता पक्ष में की तैयारियों में दिखाई देगा, वही बोलेंगे, आईना बन के बोलेंगे। हम लोग पे आरोप भी बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन जो सच है, जो दिखेगा वो बोलेंगे। इस बात में कोई इस बात को नहीं काट सकता कि विपक्ष बहुत तैयारी में पीछे है तो है, ये दिख रहा है, इसमें कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, तो ये कहा जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और यह बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी अच्छी की, वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। व्यूज में भी ये बात नजर आती है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास बना हुआ है। पुराने चुनाव आप देखिए, अधिकांश चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जिता रही है, लेकिन विपक्ष कमजोर है और वो तैयारी नहीं कर रहा है, उसके पास में कैंडिडेट तक नहीं है, उसकी सभाओं का नहीं पता।
तमाम एक दूसरे पे तकरार हो रही है, सत्ता पक्ष तैयारी कर रहा है, ये बातें तो हम कहेंगे, लेकिन चुनावी नतीजा विपक्ष की कमजोरी की वजह से प्रभावित नहीं हो सकता। विपक्ष ही चुनाव नहीं लड़ता है, चुनावी परफॉर्मेंस जनता देती है। और कोई जरूरी नहीं है विपक्ष लचर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर जनता को यह लग रहा हो कि ये सारे वादे, ये सारी बातें, ये सारे विश्लेषण, ये सारी रोजगार, बेरोजगारी, विकास, ये सारी बातें अगर उसको लग रही हो कि झूठी है तो वो हरा देगी। और अगर ये सच है, और ये बात सच भी हो सकती है कि जनता तक रोजगार जा रहा है, जनता को किसी तरह की कोई दुश्मनी, कोई किसी दल से दुश्मनी नहीं है, उसको जो लगता है कि सत्ता ने हमें कुछ दिया, हमारी सड़क बना दी, हमारे लिए विकास किया, हमारी सुरक्षा दी, तो वो देगी। मेरे कहने का केवल एक लाइन का मतलब है कि विपक्ष के लचर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक तरफा चुनाव जीत जाएगा और कोई हार जाएगा। अगर लचर भी होगा और कोई जनता चाहेगी कि हम इस सत्ता पक्ष को हरा देंगे, तो वो लंगड़े जाहिर है। देखिए पब्लिक पर ही कहा जाए कि लोकतंत्र में पब्लिक ही सर्वोपरि होती है। वापस आएंगे, हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता स्वाति पाठक भी जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए चुनावों की घोषणा तो हो गई है और अब क्या जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं दिल्ली की अगर बात की जाए तो? देखिए, दिल्ली में अभी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शांतनु चलेगा। अभी 1-2 दिनों में बैठकें भी होंगी, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि अभी तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है उत्तर प्रदेश को। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए जी। देखिए शांतनु, अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अभी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर मंथन लगातार चल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 17 सीटें गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के पास है यूपी में, लेकिन अब तक 1 सीटों पर भी ऐलान प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और इसीलिए सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी पर उठ रहा है कि क्या प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी सीट पर लगातार मंथन कर रही है। यही वजह है कि अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। अब तैयारी जो है वो जोर शोर से शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में प्रचार करते हुए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो कमजोर हारी हुई सीटें हैं उस पर लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फोकस है कि जीती हुई सीटें तो है ही 2019 की, लेकिन जो 16 सीटों पर 2019 में हार हुई थी, जिसमें 2 सीटों पर बाद में उपचुनाव हुआ था, रामपुर और आजमगढ़ में दोनों सीटों पर जीत बीजेपी को मिली थी। 14 सीटें हैं हारी हुई जिस पर लगातार पिछले दिनों मंथन दिल्ली में हुआ है और पार्टी रणनीति तैयार कर रही है जिससे 80 सीटों पर जीत हासिल हो और 2024 में रिकॉर्ड बनाया जा सके। क्योंकि 2014 में आपने देखा कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, 2019 में उससे भी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। अब 2024 में बीजेपी चाहती है कि बड़ी जीत हो और ये रास्ता तभी आसान होगा जब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत हासिल बीजेपी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी तैयारी है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच में जाए, युवाओं के बीच में जाए। इसके साथ ही जो महंगाई देश में है उस मुद्दे पर जनता के बीच में इंडिया गठबंधन पहुंचने की तैयारी कर रहा है और बैठकें भी इंडिया गठबंधन की हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो रणनीति तैयार करके जनता के बीच में जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो पहुंचेंगे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की एक सीट पर एनडीए के नेता भी नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन के नेता भी नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार, अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो 2014 से लेकर अब तक जो कामकाज किया गया है जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो योजनाएं मोदी सरकार ने लाई है उसके जरिए जनता के बीच में एनडीए के नेता पहुंचेंगे और जोर शोर से एक सीट पर दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जाहिर सी बात है, और पूरे जोर शोर से प्रचार करते हुए बीजेपी के नेता नजर आते हैं। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
मनीष जी, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब जोर शोर से मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी के द्वारा भी जवाब दिया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेकर लाया गया था और अब भले ही पहले इसको गोपनीय रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से इसको सार्वजनिक किया गया है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष द्वारा बनाया जा सकेगा और लोग इस पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि विपक्ष का यह मुद्दा जो है जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विपक्ष अगर इस एनालिसिस के साथ आता ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो चुनावी चंदा आता था उसका भी कुछ डेटा लेके आता तो ये पता चलता कि कैसे दिया जाता था, कहाँ दिया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड जितने भी दिए जाते हैं पार्टी की बैलेंस शीट में हर साल ये विजिबल होते हैं देखने के लिए कि किसको कितना चंदा मिला। हाँ, उसमें आपको ये नहीं दिख पाएगा कि किससे कितना चंदा मिला, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार ने एक फेयर प्रोसेस बनाई थी, कोशिश करा था कि इसमें काले धन का ट्रांजैक्शन कम से कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डेटा उपलब्ध जरूर था, गोपनीयता उसकी मेंटेन करी जाती थी। वो मुझे लगता है उसका कारण ये होता था कि अगर मैंने किसी को चंदा दिया है, मैंने कांग्रेस को दिया है, तो फिर मुझे भाजपा वाले अप्रोच ना करें कि तुमने उसको दिया है तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। इसलिए इस डेटा की गोपनीयता रख दी जाती थी और रखी जानी चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो सबके लिए मान्य है, सबको उसको मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यह मुद्दा जनता तक पहुंच पाएगा, क्योंकि क्या पिछली पार्टियों ने जिन्होंने शासन करा है क्या वो बता पाएंगे कि वो चुनावी चंदा नहीं लेते थे तो किस तरीके से लेते थे। आप देखिए, भाजपा के बाद सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी टीएमसी है, तो क्या एक राज्य की सरकार को इतने चंदे की जरूरत है? राज्य की सरकारों को कौन इंडस्ट्रियलिस्ट चंदा दे रहे हैं? क्या उन्हें पूरे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट चंदा नहीं दे रहे हैं? तो जब पूरे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें चंदा दे रहे हैं तो क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए है? क्या वो भाजपा के लिए नहीं है? या भाजपा ने उन्हें रोकने की कोशिश करी कि वो बंगाल में चंदा ना दें, आम आदमी पार्टी को चंदा ना दें, कांग्रेस को ना दें, अखिलेश यादव को ना दें? तो ये एक प्रोसेस है, हर तरीके से चलती रहती है और मुझे लगता है ये मुद्दा जनता तक हिट नहीं हो पाएगा। जनता इतने बड़े बड़े फिगर्स नहीं जानती। जैसे आप अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो इसमें एक स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए। बेरोजगारी का इंपैक्ट जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि स्वनिधि योजना जो है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके तहत जो लोग लोन पा रहे हैं, जो उन तक पहुंच रहा है, जिससे वो काम कर रहे हैं, आसान किस्तों में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार के बजट में एक योजना निकाली है कि स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन बिना ऋण के दिया जाएगा। क्या कभी कोई ऐसा अमाउंट मिल सकता था लोगों को? 5 लाख या 5 रुपए भी नहीं मिलते थे। स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन का महत्व नहीं है, लेकिन उस सब्जी वाले को, उस ठेले वाले को, उस मोची को एक बैंकिंग धारा से जोड़ा जा रहा है। आज वो कह सकता है मेरा बैंक में खाता है, मेरे पास एटीएम है, मेरी गुडविल है, मुझे 20,000 का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। कल को वो मकान लेना चाहता है, हारी बीमारी है, शादी ब्याह करना चाहता है, तो वो कम से कम बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो इन्होंने जो मुख्य धारा से जोड़ा है, इसका बदलाव जमीन पे जरूर दिख रहा है। रोजगार का मतलब सिर्फ अगर विपक्ष ये कहेगा कि सरकारी नौकरियां ही रोजगार है, तो देश आज 140 प्लस करोड़ का देश है। कितनी सरकारी नौकरियां सृजित होंगी, कितने लोग उस नौकरी को कर पाएंगे? लेकिन अगर आज एक घर में एक एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अपने आगे भी 2-3 लोगों को रोजगार दे रहा है, उनकी भी जीविका का साधन बन रहा है। इसलिए रोजगार का मुद्दा यहां पे आके स्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, दानिश हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं, दानिश से भी एक अपडेट लेते हैं। दानिश, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं नोएडा की बात की जाए? और देखिए, बैनर पोस्टर्स जो है हटाने का सिलसिला लगातार उनका शुरू हो गया था क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो अब किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं दानिश? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे ही आचार संहिता लगी है वैसे ही तुरंत जो जहां पर भी पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं या फिर वॉल्स पे किसी भी नेता के लिए लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हटाई जा रही हैं। क्योंकि देखा गया अमूमन पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, कुछ चुनावों की बात करें, तो पहले या दूसरे ही फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर किया जाता है। अभी अगर नोएडा की बात करें तो दूसरे फेज में यहाँ पर चुनाव है, जिसको देखते हुए जो तैयारियां थी वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कर रहा था। क्योंकि सीसी ने 4 तारीख को ही, 4 मार्च को ही जो लेटर था, जो नोटिफिकेशन थी, वो डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के या देश के सभी पर नोटिफिकेशन भेज दी थी कि हाँ अपनी तैयारियां पूरी करनी, चाहे वो ट्रांसफर की हो, पोस्टिंग की हो, साथ ही जो चुनावी मीटिंग्स होती है वो भी सारी कंप्लीट करा दी गई थी। ऐलान हुआ था सिर्फ और सिर्फ
इंतजार हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, यहाँ वो किस वक्त जो इलेक्शन है उसका ऐलान करेगी। जैसे ही आज इलेक्शन कमीशनर ने ऐलान किया है चुनावी तारीखों का, उसी तरीके से जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिसिया कार्यवाहियां होती है या एडमिनिस्ट्रेशन कार्यवाहियां होती है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। जगह जगह से बैनर हटा जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही अपना प्रत्याशी जो कि वर्तमान सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा उनको घोषित कर दिया था, तो वही सपा ने अभी कुछ देर पहले ही अपना भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है डॉक्टर महेंद्र नागर को। महेंद्र नागर 2022 से पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं के नाम से जाने जाते थे। 2022 में उन्होंने सपा ज्वाइन करी और कहीं ना कहीं चूंकि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में महेंद्र नागर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी पुराने नहीं है, उनके लिए भी कोई नए नहीं है, वो पुरानी उनकी अपनी खुद की यहाँ पर पैठ है। और जिस बिरादरी से वो आते हैं, जिस कास्ट से वो आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, गुजर जो समुदाय है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभुत्व रखता है और अपने आप में मायने भी रखता है। क्योंकि जब 2014 से पहले जो 2009 के चुनाव हुए थे उस वक्त सुंदर नागर ने यहाँ पर जीत दर्ज करी थी, और उससे पहले भी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा, जो एक कह सकते हैं पॉलिटिकल यहाँ पर चीजें थी इस बिरादरी के नाम पर थी। लेकिन 2014 के बाद डॉक्टर महेश शर्मा ने जो ये मिथक तोड़ा, मिथक तोड़ने के बाद 2014 में जीत दर्ज करी, 2019 में जीत दर्ज करी और 2024 तक चुनाव में चौथी बार उनको जो है यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। 2009 में उनको सुरेंद्र नागर से हार का सामना करना पड़ा था। तो एक कह सकते हैं कि जो सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है वो वाकई एक मुकाबला यहाँ पर जो कह रहे थे कि हाँ बीजेपी एक तरफा मुकाबला यहाँ पर हो सकता है बीजेपी का, वो अब नहीं लग रहा है। क्योंकि महेंद्र नागर की एक अपनी पैठ है यहाँ पर, उनका एक अच्छा कुनबा है यहाँ पर। चूंकि वो कांग्रेस से आए हैं तो कांग्रेस एक अच्छी उनकी पैठ है। और सपा लगातार 2022 से वो सपा समाजवादी पार्टी में जब शामिल हुए थे तो लगातार वो एक्टिव भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन अभी बसपा का जो प्रत्याशी है वो यहाँ नहीं उतारा गया, जिसकी वजह से अभी भी जो मुकाबला है वो किस करवट बैठेगा उसका इंतजार लोगों को जरूर रहेगा। बिल्कुल दानिश, देखिए दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। छोटा छोटा कमेंट में नावेद जी और मनीष जी आप दोनों से चाहूंगा, ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा था और डिंपल यादव ने भी आज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से जब बाकी देशों में चुनाव हो सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकते हैं। और ईवीएम को लेकर आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया ही है। एक छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगा। सबसे पहले नावेद जी आप। जी, ईवीएम का सवाल मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मैच्योर सवाल नहीं है और ये बचकाना सवाल है और इसका आयोग ने जवाब दिया, टेक्निकल जवाब दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि ये विपक्ष की नाकामी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा बहुत कम समय में कि देखिए जो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं को सामने रख रहा है, अपनी उपलब्धियां बता रहा है, प्रचार प्रसार में बिल्कुल परिपक्व है। लेकिन जो विपक्ष के पास इस चुनाव में सबसे एक बड़ी कमजोरी लग रही है कि उनके पास मुद्दे तो हैं लेकिन मुद्दों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे, जमीन पे उतार ही नहीं पा रहे। बस उनकी मंशा पता चल गई कि हमें इन मुद्दों पर जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी तमाम उन्होंने बात कही, लेकिन वो जरा सा भी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। बस यही लग रहा है। मैं फिर एक बात 5 सेकंड में अपनी बात कर दूं, ये दोनों पक्ष अपनी जगह सही है कि सत्ता पक्ष की तैयारी अच्छी है, उनकी योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जनता ना सत्ता पक्ष की सुनती है ना विपक्ष की सुनती है। उसके घर में अगर 4 लोगों बेरोजगार है तो वो वोट नहीं देगी, अगर किसी ना किसी रूप में सरकारी योजना में उसको काम मिला है तो वो भाजपा को वोट देगी, सीधी सी बात। जी मनीष जी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत से ऐसे छोटे प्रत्याशी और दल थे जिन्हें लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है ईवीएम मशीन की तरफ से, और ईवीएम मशीन एक ऐसा मुद्दा है जो विगत चुनावों में उठाया गया और जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्या कांग्रेस जब कर्नाटका में जीतती है तो उस ईवीएम को दोष नहीं देती? क्या हिमाचल प्रदेश में जब जीतती है तो उस ईवीएम को दोष नहीं देती? क्या बंगाल में किसी और ईवीएम से वोट होता है? तो आपको माध्यम को चुनौती देने की बजाय अपने आप को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि आप उन माध्यमों से ऊपर निकल के आए और जनता के सामने खुल के जाके फेस करें कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम किन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। आप रिपीटेटिव मुद्दे लेके जाते हैं, वो लोग सुनना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जब चुनाव का समय आता है ईवीएम की बात करने लगते हैं, रोजगार की बात करने लगते हैं, और जब इनके राज्यों में ये चुनाव जीतते हैं तो वहां पे ईवीएम अच्छी हो जाती है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो देखिए लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अब ताबड़तोड़ रैलियों का जो दौर है वो शुरू होगा।
लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।